बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को हम वेलकम करते हैं। मरहूम अरशद शरीफ का कत्ल केस अहम पेशरफ्त, स्पेशल JIT तश्कील दे दी गई। सवाल यह है कि इंसाफ का हुसूल अब भी कितना दूर, क्या अब भी तफ्तीश कीनिया पुलिस के रहमो करम पर है? इस सवाल का जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे, मगर इसके साथ साथ पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात करेंगे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की तहलील आखिर कब होगी। क्या परवेज इलाही साहब और इमरान खान साहब का एक पेज पर होने का दावा सिर्फ हवाई है? इस बात के ऊपर भी जानने की कोशिश करेंगे, तजिया लेंगे आमिर साहब का, मगर कुछ और भी खौफनाक चीजें आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जिस तरह से पैनाडोल मार्केट से गायब है, इसकी वजह क्या है, क्यों है, ये कोई नहीं जानता। मल्टीनेशनल दवासाज जितनी भी कंपनियां हैं वो पाकिस्तान को छोड़कर आखिर क्यों जा रही है, इस सवाल का जवाब। मगर उससे पहले आमिर साहब, बार बार जिस तरह से हम पूरी सहाफती बरादरी बात करती रही मरहूम अरशद शरीफ साहब के कत्ल को लेकर कि इंसाफ मुयस्सर आना चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए, मुझे लगता है कि किसी हद तक कुछ ऐसी रुकावटें थी जो दूर होती चली जा रही है। नहीं, एक तो सबसे बड़ी जो पेशरफ्त हुई है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको टेकअप कर लिया है। लेट किया है मगर कर लिया है, तो उससे थोड़ी सी हमारे ज़ख्मों पे मरहम रखा गया है, कम्युनिटी के, उसके ख़ानदान के, उसके दोस्तों के। मगर आइडली जो है आज उन्होंने अब उस कमेटी का जुडिशल कमीशन जो है उसका अनाउंस भी कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने अनाउंस किया और उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। आइडली हम ये उम्मीद कर रहे थे कि अदालत खुद उन नामों को परखे और करे, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट है वो अक्यूज्ड है। अरशद की वालदा ने जो एप्लीकेशन दी हुई है, जिसके मंदरजात अभी क्योंकि पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन गए हैं और वो सबको तकरीबन पता भी है, उसके अंदर जो उन्होंने नाम दिए हुए हैं वो अब टॉप लोग हैं, इस्टेब्लिशमेंट के भी और गवर्नमेंट के भी। अब उसमें अदालत ने ये कहा, एक मुतजाद बात है कि उन अफसरान को लगाया जाए जो जिनके सीनियर्स जो हैं, जो उन लोगों के मातहत ना हो, जिनके मुतालिक तफ्तीश होनी है। दुरुस्त। तो ये अब जो अफसरान लगाए गए हैं, जाहिर है उनके अक्यूज जो हैं उनके सीनियर्स हैं। दुरुस्त। और गवर्नमेंट में भी ऐसे है और इस्टेब्लिशमेंट में भी ऐसे है, तो एक उनका एक कड़ा इम्तिहान है। मगर दो चीज़ें हैं, एक ये है कि अदालत उसको सुपरवाइज़ करेगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि उनकी ना सिर्फ की रेपुटेशन एट स्टेक होगी, अदालत का भी एक रोब होता है, अदालत के ऊपर देखना होता है, उन्होंने इसलिए डंडी ज़्यादा नहीं मार सकते। दूसरा ये वो केस है जिसके ऊपर पूरे मुल्क की नज़रें हैं, आपकी, मेरी, हर किसी का दिल दुखा है, तो वो सबको इसके ऊपर देख रहे हैं। लोगों को इसके जो दर्जात हैं केस के सारे वो अजबर हो गए हैं, याद हो गए हैं, क्या है, हर कोई उसकी बारीकियों में जाता है। चलिए इसकी बारीकियों पर हम बात कर लेते हैं। इस वक्त सीनियर तजियाकार मजहर अब्बास साहब ने प्रोग्राम मुकाबले में हमें ज्वाइन किया। सर, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी मजहर, बहुत शुक्रिया। आपको इसलिए भी ज़्यादा अरशद के केस पे हम सुनना चाहते हैं क्योंकि आपकी सारी उम्र जो गुजर गई वो सहाफ़ती कॉजेज़ के लिए और तंजीमों के लिए गुजरी है। आपको अब जो आज जुडिशल कमीशन बन गया है, तो साथ में एक मुतजाद बात मैं समझता हूँ कि अदालत ने यह कहा कि उन अफसरान को लगाया जाए कि जिनको जो कि उन अफसरान के नीचे ना हो जो कि अक्यूज़ड हों। तो यहाँ तो अभी ज़ाहिर है गवर्नमेंट अक्यूज़ड है, इस्टेब्लिशमेंट अक्यूज़ड है उस एप्लीकेशन के मुताबिक जो कि अरशद की वालदा ने दी है। पहले तो बात कि वो उसकी अभी स्टेटस क्लियर नहीं है कि उनकी एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया, उस FIR का हिस्सा बना है कि नहीं बना। दूसरा, आपको क्या उम्मीद है ये जुडिशल कमीशन कितना इंडिपेंडेंटली फेयरली तफ्तीश कर सकेगा? शुक्रिया आमिर। मैं आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था जब ये हेयरिंग हो रही थी। थोड़ा सा ताख़ीर से पहुंचा था, लेकिन मैंने जो आखिर में उन ऑर्डर थे और उससे पहले जो बातचीत थी वो मैंने सुनी थी। मुझे ज़ाती तौर पे जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है वो मुझे इतनी बुरी या ख़राब नहीं लगी। मेरा ख्याल है जो बहुत सी बुनियादी चीज़ें थी वो उस रिपोर्ट में एड्रेस की गई हैं। यानी 3 बुनियादी फैक्ट्स हैं जो लीड करते हैं इन्वेस्टिगेशन को अगर उसी अंदाज में चलाई जाए। एक तो ये कि उन्होंने ये इस्टेब्लिश कर दिया कि यहाँ से अरशद शरीफ का जाना जो था वो प्रेशर के तहत था और उस प्रेशर का ताल्लुक उन 16 केसेस से था।
जो उसके खिलाफ रजिस्टर हुए। जो मजहर अब्बास साहब बात कर रहे थे, मजहर जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक है कि 3-4 बातें जो उस फैक्ट फाइंडिंग मिशन में है उसमें कुछ चीज़ों पे हमें है कि कमी रह गई, कुछ कमियां थी, कहीं पर कमी ज्यादा, कहीं कमी, मगर 3-4 बातें वाकई उस रिपोर्ट ने इस्टेब्लिश कर दी, कई जगह बड़ा डेयरिंगली। पहली बात तो ये कि उसने उसमें एक रिपोर्ट में लिखा हुआ कि ये प्लान्ड असैसिनेशन थी, जिसको कि ट्रांसनेशनल इसकी नौयत थी कि मुख्तलिफ मुल्कों के मिला जुला के इसको जो है ना बनाया गया, और ये प्लान्ड असैसिनेशन थी। ये कोई जो पहले कहा जा रहा था मिसिंग आइडेंटिटी वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था। दूसरा जो अभी जिक्र कर रहे थे मजहर कि ये यहाँ से मतलब आप फरमा रहे थे कि इसमें 3-4 बातें इस्टेब्लिश हो गई हैं। पहली तो ये कि उसको यहाँ से दौड़ाया गया और लार्जली 16 FIRs थी वो उसी की वजह से उसको दौड़ा गया। आप जारी रखिएगा जी। और तीसरी बात जो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने ये कि उसका जो कत्ल है वो बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड है और उन्होंने रिजेक्ट किया है, डिसमिस किया है उस कीनिया पुलिस की तमाम इन्वेस्टिगेशन को। अब इसमें ये कि ये बुनियाद उन्होंने फराम कर दी और ये वही बुनियाद है, हालांकि गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी थी, लेकिन उसने मेरे ख्याल में काफ़ी फेयरली काम किया है उसने। अब ये जो इस पे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होगी, ये देखना है कि ये उन्हीं 3 बुनियादी नुक्तों के गिर्द घूमेगी। इसमें जाहिर है इसमें आगे भी चीज़ें, और ऐन मुमकिन है कि बहुत सी चीज़ें जो रिपोर्ट में नहीं शामिल हैं वो भी जो है ये जो लोग जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है वो उनसे शेयर करें। कुछ चीज़ें मुझे उसका इल्म है। मेरा ख्याल में कि अगर इसकी सही डायरेक्शन तो उसकी सेट हो गई है, अब आगे अगर कोई ऐसा दबाव नहीं आता कि जिसके नतीजे में इस इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर किया जाए, इसीलिए मैंने PFUJ वालों से भी कहा है और मेरा ख्याल है PFUJ इस पे काम भी कर रही है कि PFUJ इस पे अपनी एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाए जो इस केस को मॉनिटर करे कि इसमें अगर किसी स्टेज पे उन्हें फील हो कि इसमें कहीं कोई गड़बड़ की जा रही है तो PFUJ अपनी एक पोजीशन की वजाहत उस पर कर दे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सही मानों में चलती है और उसमें इंटरपोल को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने वकार और खुर्रम और उन पुलिस ऑफिसर्स को जिन्होंने ये एडमिट किया कि उसके रीजन उन्होंने दूसरे दिए, लेकिन ये एडमिट किया कि वो उन्हीं की गोली से मरा है, तो अगर इन लोगों को आप इंटेरोगेट करेंगे, अभी तो इन्वेस्टिगेट किया गया है उनको, जो खुर्रम और वकार को, लेकिन अगर उनको पाकिस्तान लाने में कामयाब होते हैं थ्रू इंटरपोल, तो मेरे ख्याल में इस केस की बुनियादी लीड आपको मिल जाएगी कि उन्हें मारा किसने है, और अगर अब मारा किसने है एस्टैब्लिश हो गया तो ये भी मीट हो जाएगी कि उनको किसने डायरेक्शन दी थी। तो मेरा ख्याल है कि अभी तक की जो वो इन्वेस्टिगेशन हुई है या जो लीड हुई है वो बुनियाद फराम करती है, और काफ़ी हद तक मैंने माजी में भी सलीम शहजाद, हयातुल्लाह, इनकी रिपोर्ट या इसकी जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसको थोड़ा फॉलो किया है। तो मेरे ख्याल में कि ये इम्पोर्टेंट लीड पर रिपोर्ट प्रोवाइड करती है इसमें। और मुझे अगर और जो फैमिली जो उनकी मदर का वो है वो भी अगर उसमें जाके जो उनके ख्यालात हैं और जो समझती हैं, जाहिर है उन्हें बहुत सी चीज़ें ऐन मुमकिन है कि जो हम में से किसी को नहीं पता वो उनको पता हो, तो वो जाके अगर यही बात जो उन्होंने एप्लीकेशन में की है वो अगर GIT के सामने भी जाके वो ये वही बातें दोहराएं और उसके एडिशन में अगर उनके पास कोई मालूमात हों, कोई इस तरह के शवाहिद हों, वो दें, तो GIT को ना सिर्फ ये कि उन्हें सुनना चाहिए, उनका बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहिए। इसी तरीके से अगर इमरान खान साहब के पास जो मालूमात हैं, मुराद सईद मुझे मिले भी थे आज, उनके पास जो मालूमात हैं, ये सारी चीज़ें शेयर हों और हम इसको मॉनिटर करते रहें, क्योंकि मैं समझता हूं कि जर्नलिस्टों को इस पूरे केस की ओनरशिप लेनी चाहिए और इसे देखना चाहिए, क्योंकि ये गैर मामूली केस है और इसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। मजहर, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें एज ऑब्जर्वर या मॉनिटर्स वो उसमें शामिल किया जाना चाहिए था, और हमारी PFUJ तंजीम जो है, नुमाइंदा तंजीम, उनकी भी को पिटिशनर बनने की, और मगर अभी तक ये जब अनाउंस की गई जुडिशल कमीशन तो हमें उसके अंदर किसी मॉनिटरिंग रोल में नहीं दिया गया। ज़ाहिर है हम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा तो नहीं बन सकते, मगर एक ऑब्जर्वर या मॉनिटर के तौर पे हमें शामिल किया जाना चाहिए कि गाए बगाए हमें रिपोर्ट दी जाते, जैसे कि
पैनामा के अंदर हुआ था उनके लिए लाजिम किया गया था, टाइम फ्रेम दिया गया था, कहा था फिर हर 2 हफ्ते बाद एक वो डेवलपमेंट्स की रिपोर्ट देंगे कि प्रिलिमिनरी जो उसकी किस्तों में रिपोर्ट आती रही, फाइनल रिपोर्ट आने से पहले, एक तो वो अभी तक नहीं हुआ, होना चाहिए। दूसरा आपने भी बात की कि प्रेशर देखेंगे कि आता नहीं, प्रेशर तो है, प्रेशर इतना ज़्यादा है कि जिस तरीके से पुलिस ने अपनी मुद्दत में वारसीन को छोड़ के, ख़ानदान को छोड़ के अपनी मुद्दत में करवाई, और अभी ये क्लियर नहीं है कि उनकी वालदा का वो क्या जा रहा है कि जी 161, 164 के तहत बयान जो रिकॉर्ड किया जाए, अदालत ने कहा है, मगर अभी तक रिपोर्ट नहीं आ रही कि उसको FIR का हिस्सा बनाया गया कि नहीं बनाया गया। मेरे ख्याल में उनको अभी तो FIR का हिस्सा नहीं बनाया गया है उसको। और असल चीज ये है कि चूंकि जिन 3 सस्पेक्ट को, जिनमें से 2 मेरा ख्याल है जो अहम है, वकार और खुर्रम, क्योंकि पिछले 2 महीने से अरशद उन्हीं के पास रह रहा था, उनको जरूर, क्योंकि अब आपने सस्पेक्ट भी उनको डिक्लेयर कर दिया है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनको अब पाकिस्तान लाने की कोशिश की जाए। वकार के बारे में मैंने सुना है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है और वो अब तो डायरेक्टली बात भी नहीं कर रहे, लेकिन जो पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेटर्स उधर गए थे उनका ख्याल ये है कि वकार के जो बयानात हैं उनमें बहुत तजाद है, और इसी वजह से उन्होंने उसको सस्पेक्ट के तौर पे लिया है। और चूंकि वो आई विटनेस भी हैं इस पूरे वाक़े के, और उनको अब चूंकि पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेटर्स ने और FIR में उनको सस्पेक्ट भी डिक्लेयर किया गया है, तो वकार को पाकिस्तान लाना बहुत एसेंशियल है, खुर्रम को पाकिस्तान लाना बहुत एसेंशियल है। मेरा ख्याल है अगर आप इसमें हर सूरत में आपको इंटरपोल को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन इंटरपोल को इन्वॉल्व करने के लिए आपने इंटरपोल के सामने एक ऐसा केस पेश करना है कि जिसकी बुनियाद पे इंटरपोल जो है वो इस केस को आगे बढ़ा सके, क्योंकि हवालगी, क्योंकि आपके और कीनिया के दरमियान कोई एक्सट्रेडिशन नहीं है, लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि इंटरपोल के जरिए उनको पाकिस्तान लाया जाए। इंटरपोल के अलावा इसके अंदर अदालत के हुक्म में भी है कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से उनके जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से पहले भी ऑफर आई हुई है, इंटरनेशनल जो साफ़ी तंजीमें हैं उनकी तरफ से भी आई हुई है कि वो भी इसके अंदर इंटरव्यू करेंगे। मेरा ख्याल है ये सिलसिला तो हो जाएगा। आपने बड़ी अच्छी बात की कि 2 की एलिमेंट्स हैं इसकी तफ्तीश के, एक ज़ाहिर है यहाँ पे कि किन तरीके से उसको यहाँ से दौड़ाया गया, और इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के अंदर 2 FIRs के मुद्दइयों का जिक्र है। एक का SHO साहब का इकबाली बयान है, उन्होंने साफ ही बता दिया कि जी मुझे एक एजेंसी के दफ्तर में बुलाया गया और एजेंसी के 3 लोग मौजूद थे, और आपने, मुझे याद है कि जो SP मलीर साहब हैं, बहादुर साहब, इरफान बहादुर, वो उनकी निगरानी में ये मलीर में करवाया गया, और आपकी मैं स्टोरीज पढ़ता रहा हूँ कि आपने उनके मतलब राउंड वार के मतलब लिखा हुआ है कि वो किस तरह एक किलर स्क्वाड सिंध में मौजूद था, तो उससे हमें ये शक पड़ता है कि उसको जो ख़ास तौर पे कराची में बुलाया जाता है और मलीर में ही, और वो भी इरफान बहादुर के निगरानी में, तो उसको शायद ख़ास वजह से बुलाया जा रहा था। देखिए आमिर, अगर ये चीज फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बता रही है कि FIRs किस अंदाज में काटी गई हैं और जहां जो बयानात मौजूद हैं उससे भी ये साबित होता है, तो उसके बाद मेरे नुक्ता नज़र से उन इंटेलिजेंस एजेंसीज को जो है इसका GIT का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। उसकी बजाय आप किसी सिटिंग जज को या रिटायर्ड जज को उसका हिस्सा बनाते और उनसे ये पूछा जाता, और इंटीरियर मिनिस्टर को भी जो है उनसे भी बयान लेने की ज़रूरत है। इमरान खान उस वक्त जो है, जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, उन्होंने जो बातें बताई कि जिस सर्कमस्टांसेस में, उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए, और स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरान खान का स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राना सनाउल्लाह, क्योंकि इस गवर्नमेंट के दौर में वो FIRs कटी हैं, लिहाजा इंटीरियर मिनिस्टर को भी ये मालूम करना चाहिए, और उन तमाम कंसर्न SHOs को शामिल तफ्तीश करना चाहिए कि जिन्होंने FIRs काटी, और वो बताए कि किसकी मद्दियत में FIR काटी और किसने ऑर्डर किया था, क्योंकि रिपोर्ट में लिखा है कि उसको SHO को अगर ऑर्डर किया गया है, किसने ऑर्डर किया है, उसको किसने ऑर्डर किया है। तो मेरा ख्याल है फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने बहुत सी चीजें बेनकाब कर दी हैं। अब इसको मंतकी अंजाम तक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है
वो पहुंचाएगी, या जो लोग इन्वेस्टिगेटर्स हैं या जिनकी GIT बनी है वो उसको आगे लेके चलेंगे नहीं चलेंगे, इन सारी चीजों को देखने की जरूरत है। लेकिन काफी हद तक केस खुल गया है, चाहे आप उसमें नाम लें या ना लें। ठीक है, लेकिन मजहर अब्बास साहब, जिस तरह से आमिर साहब और आप भी बात कर रहे हैं, अभी तो स्पेशल GIT तश्कील दी है, तो उसके ऊपर कुछ सवालात उठना शुरू हो चुके हैं। अब मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने यह भी कहा कि जी GIT जो बनाई गई है वो तहकीकात का तरीक़ेकार खुद से तय करेगी। आपको नहीं लगता कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान की अवाम की, सहाफ़ी बरादरी की नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है? अगर वो कोई डायरेक्शन तय कर देते तो शायद इसमें ज्यादा आसानी हो जाती। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इसको ओवरसाइट करेगी, और आज भी जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बात हुई है उससे भी मुझे इस चीज की पूरी तवक्को है, और ये कहा भी जा रहा है कि वो इसे देखेंगे और हर 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट जमा भी कराई जाएगी। तो उस लिहाज से मुझे तवक्को है कि इतना आसान नहीं होगा इस केस को या इन्वेस्टिगेशन को घुमाना। सही है आमिर साहब। जी मजहर, अब थोड़ा सा आपके मौजूदगी के फ़ायदा उठाते हुए सियासत भी डिस्कस कर ली जाए। सियासत लगता है कि जो सारी घूम रही है उसका महवर वो पंजाब असम्बली और KP की असम्बली और ख़ास तौर पे पंजाब की तहलील होने पे आ गई है। अब वहाँ सूरत हाल ये है कि पहले उन्होंने कहा दिसंबर, अब दिसंबर से कई दफ़ा इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं कि परवेज़ इलाही साहब जो है फुट ड्रैगिंग कर रहे हैं और ये शायद आगे चले जाए। और मगर PTI के लिए ये एक मसला है कि अगर 4 अप्रैल से गालबन जो है रमज़ान शुरू हो जाता है, अगर उससे पहले दिसंबर के में अगर तहलील होती हैं तो मार्च में जाके ये इलेक्शन होते हैं, अगर नहीं होते तो फिर ये अप्रैल में रमज़ान में नहीं इलेक्शन हो सकते, फिर मई जून तो आगे वैसे ही 4 महीने रह जाते हैं। तो ये, और दूसरी तरफ से एक नज़र आ रहा है कि मुलाकातों का सिलसिला बहुत बढ़ गया है इसहाक डार का और प्रेसिडेंट का, और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बैठ के डिसीजन हो रहा है। आपका क्या ख्याल है कि वो टाइम बाय कर रहे हैं, इसको डिले करना है कि 3-4 माह गुजार दें और ये बहुत डेस्परेट है हो जाए? आपको क्या लगता है ये मसले का हल निकल आएगा बातचीत से, कहीं दरमियानी रास्ता आ जाएगा? देखिए आमिर, दरमियानी रास्ता मुझे तो ये लग रहा है, और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को भी बहुत ज्यादा इस पे वो नहीं करना चाहिए कि इवन अगर सितंबर में भी इलेक्शन हो, अक्टूबर में भी हो, तो इमरान खान अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे भी गौर कर सकते हैं, तंजीम साजी पे भी गौर कर सकते हैं, क्योंकि बहरहाल अगस्त से पहले तो मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे किसी भी सूरत में। अगर अगस्त से पहले इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे हैं तो आपके लिए 2 महीने क्या मैटर करते हैं? मेरे ख्याल में अगर सिर्फ वैसे ही एक सिंबॉलिकली आपने ये शो करना है कि आपने अर्ली इलेक्शन कराने में कामयाब हो गए तो अलग बात है। अदरवाइज तो मेरा ख्याल है इमरान खान को अक्टूबर में इलेक्शन ज्यादा सूट करेंगे, और बजाय इसके कि वो वो करें कि 1 महीने पहले या 2 महीने पहले हर सूरत में इलेक्शन हो, ताकि उनकी पूरी कैंपेन का एक कम से कम वो मंतकी अंजाम कहें कि मैंने इलेक्शन कराने में कामयाब हो गया। मुझे तो ये लगता है कि ये बातचीत जरूर हो रही है कि जून में असेंबलियां बजट के फौरन बाद डिसॉल्व हो जाएं और अगस्त में इलेक्शन हो जाएं। लेकिन ये कि अगर ये जी नहीं, मुझे लगता है कि इमरान खान के पास कोई और तरीका नहीं है प्रेशर करने का, वो तहलील किए बगैर, तहलील से एक नज़र तो आता है कि उनकी एक सियासी मंतक समझ आती है कि अगर पंजाब में और KP में वो इलेक्शन करवाते हैं और इस वक्त जो बज़ाहिर स्विंग उनकी तरफ चल रही है और वो इलेक्शन जीत जाते हैं, तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया PDM के लिए भी है, ख़ास तौर पे नून के लिए कि अगर पंजाब वो पहले प्रोविंशियल में हार जाते हैं तो नेशनल हारने का इम्कान बहुत बढ़ जाता है। नहीं, PDM के लिए तो दूसरी भी प्रॉब्लम है आमिर। दूसरी PDM के लिए जो असल मसला है वो ये कि अगर इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां भी डिसॉल्व करते थे, और गालबन उनका मुतबा नजर यही है कि इस वक्त वो पॉपुलैरिटी के, उनके नजदीक वो पॉपुलैरिटी के पीक पर हैं, और इस वक्त अगर मार्च में इलेक्शन हो जाएंगे तो उनका ख्याल है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में उन्हें खातिर खा कामयाबी मिल जाएगी। और PDM इस वक्त जो है वो की कैफियत में है, तो अगर PDM को नुकसान होता है इलेक्शन से इस वक्त तो उसका नतीजा मार्च 2024 में सेनेट के इलेक्शन में आएगा, क्योंकि अगर PTI पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में खातिर खा कामयाबी हासिल करती है तो पहली चीज तो ये कि उसके बाद जो सेनेट के इलेक्शन अगले साल यानी 2024 में होंगे तो उसका फायदा सीधा PTI को जाएगा,
और ये भी पीडीएम के सामने है ये चीजें, तो उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि अगर इमरान खान इस वक्त फौरी तौर पे असेंबलियां डिसॉल्व कर देते हैं और वो उन्हें पीडीएम को उसमें कामयाबी या पीएमएलएन को खासतौर पे पंजाब में कामयाबी हासिल नहीं होती तो उन्हें आगे भी नुकसान होगा। दूसरे ये कि कौमी असेंबली का इलेक्शन फिर जो भी गवर्नमेंट बनेगी, और चूंकि इमरान खान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो वो ये समझते हैं कि अगले कौमी असेंबली के जो इलेक्शन होंगे तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत होगी, तो उन्हें एक एक्स्ट्रा एडिशनल एडवांटेज मिल जाएगा। लेकिन ये कि वो फैसला क्यों नहीं कर पा रहे अभी तक, और क्यों वो चंद दिन और उसमें वो जो आपने बात की कि साझेदार और उनके दरमियान जो बातचीत चल रही है उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें जरूर डिस्कस हो रही हैं कि इलेक्शंस कब कराए जाएं और किस तरीके से कराए जाएं इलेक्शन। पीडीएम मेरा ख्याल है अब पीडीएम के लिए एक और जो मेरा ख्याल है फिक्रमंदी की बात होनी चाहिए कि जो ही अगर ये इलेक्शन पंजाब में और केपी में हुआ, पंजाब में ख़ास तौर पे, तो उसके बाद शायद ये इत्तेहाद टूट जाए। वो इसलिए कि इलेक्शन की ये इलेक्टोरल इत्तेहाद नहीं है, और वो बार बार कह रहे हैं, और पीपल्स पार्टी चाहेगी कि वो पंजाब में दोबारा कम बैक करें, और नून लीग नहीं चाहेगी कि वो उनको अपनी सीटें ख़ास तौर पे उनके लिए गुंजाइश उनकी निकाले। तो ये जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो ये जो भी पीडीएम का इत्तेहाद चल रहा है तो इसके अंदर मसाइल आएंगे। देखिए, अभी तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो पीएमएलएन के हवाले से खास तौर पे वो ये कि मियाँ साहब कब आते हैं, और मियाँ साहब के आने के बाद मियाँ साहब का अपना सियासी मुस्तकबिल क्या बनता है। ये जाहिर है वो ये बहुत इम्पोर्टेंट है उनके उसमें कि मियाँ साहब, क्योंकि अदरवाइज तो इस वक्त मरियम भी यहाँ नहीं है, अब मियाँ साहब आएंगे तो जाहिर है मरियम भी उन्हीं के साथ आएंगी, जो है इम्कान इसी चीज का है। तो अभी तो पीएमएलएन इसके लिए तैयार ही नहीं है। तो इस वक्त अगर पीटीआई असेंबलियां डिसॉल्व करके इलेक्शन में जाती है तो पीएमएलएन को बड़ी सीरियस प्रॉब्लम्स होंगी इलेक्टोरली, और उनके लिए ये इलेक्शन जीतना आसान नहीं होगा। इसलिए मुझे नहीं पता कि साझेदार और उनके दरमियान क्या बातचीत चल रही है या साझेदार क्या रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन यकीनन इस वक्त जो एटमॉस्फेयर है इलेक्शन एटमॉस्फेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज नहीं, वो पीटीआई को फेवर करता है। ठीक है, लेकिन अब अजहर अब्बास साहब मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग में चली जाऊंगी, वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, मगर तहरीक इंसाफ के अपने अंदर से ये मुख्तलिफ आवाज उठ के आ रही है कि अगर इमरान खान साहब 7 से 8 महीने रुक जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में ना सिर्फ तहरीक इंसाफ को नुकसान उठाना पड़ेगा, बल्कि इमरान खान साहब की अपनी मकबूलियत भी आम इंतखाबात सामने आने तक या उनकी डेट सामने आने तक वो भी कम हो जाएगी। ये भी एक आम तासुर है। नहीं, वो तो देखिए, वो तो सिर्फ उस सूरत में कम होगी अगर कोई आप इस तरह की कोई इम्पोर्टेंट चीजें, अगर जो है पीडीएम की गवर्नमेंट को इम्पोर्टेंट चीजें करती है, जिसका इम्कान ये है कि शायद वो बजट उनके नुक्ते नजर से वो ऐसा बजट दें जो फेवरेबल हो। अगला जो बजट है जून का, जब उसमें बहुत सारे रिलीफ हो। लेकिन जो आपकी माशी सूरत हाल है वो इतनी खराब हो चुकी है कि आप रिलीफ देंगे तो कैसे देंगे, IMF वाली आपकी तलवार लटक रही है आपके ऊपर। तो मेरे ख्याल, मुझे तो बहुत से लोगों का दूसरा ख्याल हो सकता है, मुझे पीडीएम की सूरत हाल इस वक्त बहुत, यानी वैसे इमरान खान को अपनी पूरी कैंपेन में बड़ी नाकामी हुई है, मां सिवाय इसके कि लोग वोटर की हद तक, मैं उनकी मूवमेंट की बात नहीं कर रहा, वोटिंग की हद तक उन्हें अब भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा एज हासिल है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन। आपकी बिल्कुल बात बजा है कि जो मुशीयत की हालत है, कोई 8 माह में कोई लगता नहीं कि करिश्मा हो सकेगा, और ख़ास तौर पे जो ये तो बिल्कुल फौरी इमरजेंसी जो हो गई है कि करेंसी की ज़रूरत है, और ये तकरीबन 417 बताया जा रहा है जहाज़ खड़े हैं, लहसुन, अदरक, सोयाबीन, और हमारे पास डॉलर नहीं है, डॉलर की इतनी कमी है, ये तो बहुत बड़ा क्राइसिस है। आपने बड़ी अहम बात यह की कि मियां नवाज शरीफ का नज़र आ रहा है कि उनका जो असल मकसद था वो अपने ख़िलाफ़ केसेस करना, अपनी जायदादें बहाल करना और कैद से बंद होना, वो तो किए जा रहे हैं, वो नैब भी धड़ाधड़ उनको फारिग किया जा रहा है। हालांकि मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस जो है वो एक तलवार इनके ऊपर लटक रही है। मगर मियां नवाज शरीफ साहब अगर आ भी जाते हैं, लेट्स से कि 1-2 महीने में आ जाते हैं, और उस दौरान में अगर कैंपेन पंजाब की चल गई हो तो उनको मौका नहीं मिलेगा कि उनकी कोई थोड़ी सी अगर साख है कि वो आके थोड़ा सा बेहतर हालात कर सकते हैं, तो वो टाइम ही नहीं मिलेगा, आते सारे इन द मिडल ऑफ दिस वेव। तो मेरा नहीं ख्याल है उनकी भी जो ये साख बनी हुई ये भी रही से ही टूट जाएगी।
हाँ बिल्कुल, वो ये जरूर उनको क्योंकि उन्हें सबसे पहले तो मुकदमात का सामना, सबसे पहले तो उन्हें अपेयर होना पड़ेगा बिफोर द कोर्ट उन्हें, क्योंकि अब वो अदालत जाके क्या सूरत हाल बनती है, क्या बनती है, वो एक अलग चीज है। लेकिन उस वक्त तक अगर फर्ज करें इमरान खान अगले हफ्ते असेंबली, पंजाब असेंबली डिजॉल्व, पंजाब और केपी की असेंबली डिजॉल्व कर दें, तो उसके बाद तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि 3 महीने में आपने इलेक्शन कराने हैं हर सूरत में। तो 3 महीने में जब इलेक्शंस कराएंगे तो उस वक्त तक नवाज शरीफ अपने आप को क्लियर करवा पाएंगे? अगर नहीं करवा पाए क्लियर तो क्या, और उनकी अपील फर्ज करें उनकी अपील मुस्तरद हो जाती है, तो क्या सूरत हाल बनेगी? उनकी अपनी हुकूमत में। लास्टली मैं ये जरूर कहूंगा कि ये धड़ाधड़ जिस तरीके से सलमान शहबाज साहब को पता ही था, पहले टिकट ले ली हुई थी कि उनको पता था कि उनको गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा, और ये कुछ थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी से ये केसेस और जायदादें, साग डार साहब की दूसरी दफ़ा ज़िंदगी में जायदादें बहाल हो चुकी हैं, मगर नज़रें आपकी हमारी होंगी कि उनका केस की नौयत थोड़ी सी डिफरेंट है। ये ज़ैली अदालतों में थी और उनका जो केस है मियां नवाज शरीफ का वो हाई कोर्ट में है, तो हाई कोर्ट से इस तरीके से फौरी तौर पे ये और वो मफरूर है, उस प्रोसेस को भी कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर इवन वो बरी भी हो जाए तो भी वो उनकी मफरूरी वाला केस और ये चीज़ें करनी पड़ जाती हैं, तो वो मेरा ख्याल है डिफरेंट नहीं होगा। लास्टली क्विकली, बिल्कुल वो होगा, ये आसान सिचुएशन नहीं है मेरा ख्याल है पीडीएम के लिए, बावजूद के इमरान खान को कोई खातिर खा उनके मुतालबात में तस्लीम नहीं किए गए पूरी 6 महीने में, और उस लिहाज से देखें तो इमरान खान ने 2 मरतबा लॉन्ग मार्च की अटैम्प्ट की, वो कामयाब नहीं हुई, मतलब इस्लामाबाद तक पहुंचने की, लेकिन उनको इलेक्टोरली मुझे अब भी लगता है कि उनको एज हासिल है, और यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो अगले हफ्ते असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं या नहीं करते। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मजहर अब्बास साहब ने अपना कीमती वक्त प्रोग्राम मुकाबिल के लिए निकाला। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, सियासतदानों की सियासी बिसात पर तो बात करेंगे, मगर आवाम की बदहाली का एक नक्शा भी आपके सामने रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। आवाम की बदहाली पे तो मैं बात करूंगी, मगर उन लोगों का क्या जिनकी तो बस दूध और शहद की नहरें बह गई। ये नैब तरमीम के हवाले से जो चीज़ें सामने आई, फिर बेनिफिशरी भी बड़े वो ही लोग अंदर से निकले जिन लोगों को ज़रूरत थी इसकी। भाई ये जिस तरीके से किया गया है ये एक मज़ाक़ा खेज़ है कि आपके 400-500 केसेस और उनमें से 90% केसेस सिर्फ ये तरमीम की वजह से ख़त्म हो गए हैं। और आज जो है बसद एहतराम जो है अदालत नैब से पूछ रही है कि आप हमें ओपिनियन दें कि क्या इनका किया जाए। नैब तो इस वक्त बिल्कुल जो है पहले वो इस्टेब्लिशमेंट के अंडर थी टोटली, और अब जो है वो डायरेक्टली नून के अंडर है। और वो जो आफ्ताब सुल्तान साहब हैं, मैंने पहले मुझे उम्मीद थी कि वो एक थोड़ा सा ऑफ कोर्स पार्टी ने लगाया है उनको और उनके फेवरेबल ओपिनियन देंगे, मगर थोड़े से कायदे और ज़ाबत, मगर वो ब्लेटेंटली कर रहे हैं, जल्दी में है। हर कोई यहाँ पे जल्दी में है कि थोड़े से वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, और माल भी जल्दी में बनाया जा रहा है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की ये धड़ाधड़ जो है, हमने तो एक टावर की बात की, वो बाकी टावर्स की भी मंजूरियाँ हो रही हैं। यहाँ पे एयरलाइंस को धड़ाधड़ जो है लाइसेंसेस मिलने जा रहे हैं। जिस मिनिस्ट्री में आप चले जाएँ वो कह रहे हैं कि थोड़े वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लिया जाए, फ़ायदा उठा लिया जाए। उसी तरह ही नैब के अंदर मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के लिए इतना आसान नहीं होगा ये केस कि डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है कि उन्होंने बिल्कुल चुन के एक एक केस सामने रख के तरमीम की है कि ये सलमान शहबाज का केस है, इसको इसमें उड़ा दें, ये फलाना केस जो है 50 करोड़ वाली क्लॉज में उड़ा दें। उनको रख के सामने जो तरमीम गई हैं, तो ये इतना आसान नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट के लिए कि इसको तरमीम के केस को जल्दी उसकी जस्टिफाई करने के लिए बड़ा मेरे ख्याल तगदो करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं भी बस एहतराम आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मुझे भी नजर आ रहा है, देखने वालों को भी नजर आ रहा है कि आपकी तबीयत खराब है, आपको दवाई नहीं मिल रही, तो आम आदमी का क्या हाल होगा? दवाई तो उसको मैं बेहाल हुआ हूँ कि दवाइयाँ जो हैं वो बिल्कुल ख़ास तौर पे पैनाडोल जो है वो बहुत बड़ा मसला है। ये तकरीबन 45 करोड़ जो पैनाडोल की गोलियां हैं महीने में करती हैं। पैनाडोल जो है एक बुनियादी दवाई है जो कि मलेरिया में भी होती है, बुखार में भी होती है, और वो जो बुनियादी बीमारी है सर दर्द हर चीज़ के अंदर इस्तेमाल होती है। वो या तो मिलती नहीं है या मिलती है तो बहुत महंगी मिलती है।
तो दवाइयों का एक मसला है। दवाइयाँ आप देखें एक बुनियादी एसेंशियल आइटम्स में से एक चीज़ आती है, और ये खुराक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपका जान जो मरीज़ होता है उसके लिए बहुत अहम होती है। और ये चलता जा रहा है इसका निज़ाम कि ये पीटीआई की गवर्नमेंट में भी सबसे बड़ा उनका जो स्कैम था आमिर कियानी साहब पे, जो उनको फारिग किया गया था और बाद में खैर बार तरक्की भी देकर उनको जनरल सेक्रेटरी भी बना दिया गया पार्टी का, बट 34 अरब रुपए का वो बताया जाता था स्कैम है, जिसके अंदर 2000% तक दवाइयाँ बढ़ाई गई। और यहाँ पे अब सिचुएशन ये है कि ये पैराडोल के ऊपर और दवाइयों के ऊपर जो एक लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई उसके 2-3 पहलू हैं। एक ये है कि जो दवाइयों के मालिकान है, पहले ये मैं बता दूं कि जनरलाइज नहीं किया जा सकता, यहाँ दवाइयों के मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि सारी दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ हैं जो कि लोकली बनती हैं, जिनका रॉ मटेरियल लोकली बनता है, कुछ बाहर से आता है, बाहर में भी तयन करना पड़ता है कि ये कहाँ से आ रहा है, इसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, चीन से आ रहा है, यूरोप से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो आप इशू टू इशू, दवाई टू दवाई, कंपनी टू कंपनी बहस कर सकते हैं, तो इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। मगर क्योंकि उस दौर में एक बिल्कुल नेक्सस था, उस वक्त वो अख्तर साहब जो ड्रैब के थे उनकी जाली डिग्री निकल आई। एक दफ़ा उन्होंने उनका अदालत में बताया गया कि वो मर गए हैं, वो दो दफ़ा ही किस्सा हो गया। वो मरने के बाद कुछ अरसे बाद अदालत में आया कि जी अब वो जिंदा हो गए। और साकिब निसार के ज़माने में बहुत ज़्यादा उनके जो समधी थे वो फार्मास्यूटिकल कंपनियों में थे, और जिस तरीके से वो मिला जुला के कमरे में कहा फैसला करें और वो किया गया, अदालत को भी इस्तेमाल किया गया, बहुत ज़्यादा सवाल थे उस ज़माने में, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी था। तो अभी भी जो ये बहस है कि दवाइयों की कंपनियां कह रही हैं कि जाहिर है दुनिया में डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा हुई है, कि रॉ मटेरियल्स की कीमतें बढ़ी हैं, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे रॉ मटेरियल बड़े कम हैं जो कि पाए जाते हैं, बाहर से आते हैं, इंडिया से भी आता है, इंडिया से भी महदूद आता है, हालांकि ज़्यादा आना चाहिए क्योंकि उनके यहाँ रॉ मटेरियल बहुत बनता है। दुनिया में सस्ती तरीन दवाइयाँ इंडिया में हैं, मगर क्योंकि हमारा इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड नहीं अलाउड, तो वो कहते हैं कि जी कीमत बढ़ाएं। और जबकि एक पॉपुलर अवाम की एक वो होती है, और ये माजी में रहा हुआ भी है कि वो कहते हैं कि इसके पीछे जो है माफिया हैं, कार्टेल्स हैं, इसके पीछे जो फार्मास्यूटिकल्स के मालिक हैं, ये इनकी मिली भगत है, ब्यूरोक्रेट्स के साथ ये मिलजुल के खा जाते हैं। तो ये एक इशू बहस चलती रहती है। मगर उसके अंदर जो है पैनाडोल की एक खसूसी ख़ास तौर पे है कि पैनाडोल के लिए पहले ही जो है कई और दवाइयों की कंपनियां, वैसे बाय द वे ये इस हालात की वजह से इसलिए मालकान की कोई बात में वज़न है कि छोड़ के जा रही हैं। पहले अमेरिकी कंपनी जो है एली लिली जो है वो नवंबर में प्रोपोजल सर्विस बंद करने का ऐलान किया। फिर जर्मनी की कंपनी ने कभी फ्रीसोनियस भी पाकिस्तान से रुखसत हो गई। फिर MSD, मर्क एंड जॉनसन की फैक्ट्रियां भी बंद कर चुके हुए हैं। और अभी JSK जो कि सबसे बड़ी कंपनी है पैराडोल बनाने वाली, उनकी तरफ से भी इस तरह के आ रहे हैं कि हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। JSK अभी उसका ये है कि पैराडोल का जो एक बुनियादी है जुज एसिटिक एनहाइड्राइड, ये जो हाइड्राइड है एनहाइड्राइड, ये पाकिस्तान में कहते हैं बनाया जाता है। मगर इसका प्रॉब्लम ये है कि इसकी क्योंकि एफेड्रीन और ये उससे रिलेटेड है, तो ये गवर्नमेंट कोटास देती है, गवर्नमेंट की रेगुलेशन के बड़े मसाइल हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रेगुलेशन है, कुछ लोग कहते हैं कि जनाब रेगुलेशन ख़राब रेगुलेशन है, कि जहाँ दिल करता है मर्जी होती है तो वो ये करवा देते हैं। जो इसके मुखालिफ हैं इसकी कीमत के बढ़ाए जाने के, और बढ़ाई कीमत इस तरह की जाती रही कि पैरासीटामोल का जो खाम मटीरियल की कीमत 700 रुपये से बढ़कर 36 रुपये तक जा पहुंची। 3600 सितंबर में कीमत कम होकर 1800 रुपये हो गई। जून तक पंजाब हुकूमत ने पैराडोल 1 रुपया 35 पैसे में खरीदी। फिर पैराडोल की कीमत 2018 में 90 पैसे, 2021 में 70 पैसे, 2022 में पैराडोल की फी गोली की कीमत बढ़कर 2 रुपये 35 पैसे की होगी। वो उससे नहीं मुआवजा किया जा सकता। ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जो है ना, आप भी सांस ले लें, मैं भी ब्रेक ले लेती हूँ और ऑडियंस भी ब्रेक ले ले। छोटी सी ब्रेक लेते, वापस आके कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। अब पाकिस्तान में मैंने बताया कि जिस तरह सालाना 7 अरब गोलियां, 7 अरब महीने की 45 करोड़, आप देख लें कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी है, महीने की 45 करोड़ हर आदमी औसतन 2 गोलियां महीने की हर आदमी खाता है, बच्चा बुजुर्ग इसमें शामिल कर लें।
और ये जो इतना ज़्यादा एक इसकी बहस है कि ये जो इनके मुखालिफ हैं बढ़ाने के, वो कह रहे हैं कि जनाब ये इनका ऑडिट करवाया जाए, ये शायद सच नहीं बोल रहे, और ये अपनी दूसरी एक जो पैराडॉल एक्सटेंड के नाम से गोली है ये उसको मार्केट कर रहे हैं, और ये वाली जो है 5 रुपए वाली गोली क्योंकि 3 गुना ये बढ़ गई थी, ये उसके ऊपर शोर मचा रहे हैं क्योंकि ये अपनी दूसरी जो गोली है पैराडॉल एक्सटेंड उसको ये प्रमोट कर रहे हैं। हाँ। इनका है, मगर उनका भी एक बड़े वैलिड आर्गूमेंट्स हैं कि जनाब हमारा जो है ना ये रॉ मटेरियल, इसकी वजह से पहले भी ये सारी कंपनियां जा रही हैं, और ये JSK जो ग्लेक्सो कंपनी है ये बहुत बड़ी कंपनी है, और इसकी देख लें कि ये इतनी एसेंशियल आइटम है कि अगर ये भी बंद हो जाती है, गायब हो जाती है, तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर गवर्नमेंट को भी गौर करना चाहिए और इसकी बहस ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ये ट्रांसपेरेंटली ये मसला हल हो जाए, क्योंकि इसके अंदर ओपेक बड़ी है, इतनी ज़्यादा इसके अंदर लेयर्स हैं कि पता नहीं चलता कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। और हमारे यहाँ भी जनरली एक खबर आ जाती है 400% खबरें बढ़ गई, 300% जो है उसकी प्राइसेस बढ़ गई, बिल्कुल जहाँ नाजायज़ बढ़ रही हो लोगों को तकलीफ़ है, क्योंकि ये बेसिक आइटम है, एसेंशियल आइटम है, और आपकी लाइफ सेविंग दवाइयाँ मेडिसिन के अंदर कंसीडर, मगर ये गोली टू गोली, दवाई टू दवाई, कंपनी टू कंपनी इसको देखना पड़ता है, इसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए, पर ये मसला बहुत गहरा है। ठीक है, जो आप एक्सटेंड की बात कर रहे थे पैनाडोल एक्सटेंड की, उसकी जो कीमत अभी है जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर की वो 5 रुपए है, जो पैनाडोल दूसरी है सिंपल में वो 2 रुपए 35 पैसे की है। मेरा एक सवाल है, आमिर साहब आपने स्टार्ट पे ये बात की, देखिए ना 5 रुपए की जो गोली उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसको जो है बढ़ा के जो है ना वो 6 रुपए कुछ की बेच रहे हैं, तो जाहिर है आप जो लेंगे तो वो बढ़ाने का, ये इसलिए प्राइसेस के अंदर थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन है। बिल्कुल, आपने स्टार्ट में ये बात की कि कंपनीज का ये भी गिला है कि जी डॉलर की आप प्राइस देखें, जो रॉ मटेरियल आता है वो हमें महंगा पड़ता है। एक अमूमन ये वतीरा होता है डॉलर की वजह से महंगी हो रही है चीज, दूसरा आमतौर पर ये तासुर भी हमें नजर आता है और चीजें हकीकत में आती हैं कि जखीरा अंदोजी बहुत ज्यादा होती है। क्या यहाँ पर भी ये चीज है कि जखीरा अंदोजी की वजह से ये मामला ज्यादा गंभीर हो रहे हो? जी, ये वाला जब इनके ऊपर एक दफा छापा पड़ा था, ये JSK के कुछ गोदाम से JSK से निकली थी, उनका ये कहना था कि नहीं हमने इतनी स्टोरेज मिनिमम रखते हैं, ये उसकी वजह से, मगर इल्ज़ाम ये लग गया था कि ये होर्डिंग भी है। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा कि कुछ ये सही है कुछ ये गलत है, मगर ओवरऑल जो है इसका इम्पैक्ट जो है वो लोगों पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। पैनाडोल के मतलब एक ज़रूर इनके जो नाकदीन है वो ये कहते हैं कि ये रॉ मटेरियल के जो एसिटिक एनहाइड्राइड है जो कि बुनियादी जुज़ है, ये पाकिस्तान में ही मौजूद है, ये लोकल है, तो इसलिए इसकी जस्टिफिकेशन जो है बाहर से जो खाम माल आता है वो उससे नहीं मुआवजा किया जा सकता। थैंक यू सो मच आमिर साहब, देखने वालों को शुक्रिया, खुदा हाफिज।